जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में। 2 दिन थोड़े से बिजी थे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन प्रिपरेशन मैंने पूरी कर रखी थी। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं लर्नर और लर्निंग्स के बारे में। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो ना केवल सी टेट में बल्कि EMRS, KVS, DSSB या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें आता ही आता है। तो हम उन टॉपिक्स की सीरीज कर रहे हैं जो कॉमन एग्जाम्स के अंदर आती ही है। सेशन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी से कि मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। शुरू करते हैं लर्नर और लर्निंग। लर्नर कौन होता है? हम सब लर्नर ही तो हैं। हर जगह से, हर चीज से हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, और जो जो हम लर्न करते हैं उसको क्या बोला जाता है? लर्निंग बोला जाता है। तो चलिए बात करते हैं, हु इज अ लर्नर? लर्नर कौन होता है? अ लर्नर इज नॉट जस्ट अ स्टूडेंट सिटिंग इन क्लास। लर्नर का मतलब होता है एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बच्चे को स्कूल में आपने भेज दिया और वहीं से उसकी लर्निंग हो रही है। जी नहीं। लर्नर कहीं से भी लर्न कर सकता है, कुछ भी लर्न कर सकता है। एक बच्चा जब स्कूल में जाना शुरू नहीं करता तब से वो अपनी लाइफ में लर्न करना शुरू करता है। उसे नए नए शब्द आते हैं, वो सीखता है कि मम्मा किसको बोलना है, पापा किसको बोलना है। वो जानने लगता है बड़ों से व्यवहार कैसे करना है, अपने लैंग्वेज में शब्दों को किस तरीके से जोड़ना है, चीजों को व्यवस्थित कैसे रखना है। ये सारी चीजें वो स्कूल जाकर नहीं सीखता, घर में ही अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से सीखता है, नेबरहुड से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है। और जब बाहर बच्चे जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, गार्डन में जाते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, तो वहां से भी लर्न करते हैं। जरूरी नहीं है सिलेबस की बुक से ही एक बच्चा लर्न करे। बच्चा अलग अलग चीजों से भी लर्न करता है, अलग अलग बुक्स से भी लर्न करता है। तो लर्निंग प्रकृति में, नेचर में कहीं से भी हो सकती है। उसके लिए एक क्लासरूम के अंदर बैठना जरूरी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं कि लर्नर जो है वो क्या करता है। लर्नर जो होगा ना, वो ऑब्जर्व करेगा, उसकी थिंक्स, उसकी क्वेश्चंस और उसकी कंस्ट्रक्ट करने की जो हैबिट होगी, जो नॉलेज की जो हैबिट होगी, वो उसको एक्टिव बनाने में बहुत मदद करेगी। हम क्या करते हैं, हम कहीं पर भी जब बाहर जाते हैं तो हमें बोला जाता है इन चीजों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व जब तक आप नहीं करोगे उन चीजों को नहीं सीख सकते। तो एक लर्नर जो होता है वो हमेशा अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अब अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा एक्टिव रखता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को आजकल क्या किया जाता है, सीड्स दे दिए जाते हैं। उन सीड्स को पानी मिट्टी के साथ में भूमि के अंदर डाला जाता है, उस सीड्स को डाला जाता है, मिट्टी को ऊपर से दबा दिया जाता है। थोड़े दिन बाद में उनसे बोला जाता है डेली इस सीड को ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। थोड़े दिनों बाद वहां से स्टेम निकलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, वहां ऑब्जर्वेशन हो रहा है। एक बच्चा देख रहा है कि सीड से किस तरीके से प्लांट बनने लगा है, स्टैम्प निकलने लगे हैं, थोड़े टाइम बाद में उसकी ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से होती हैं। डेमोस्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, टीचर सामने डेमोस्ट्रेट करके बता रहा होता है और बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं ताकि बाद में वो खुद से उस चीज को कर सके। तो बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। जैसे जिसको कुकिंग का शौक होता है वो ऑब्जर्व करता है अपनी मम्मा को देखते हुए, अपनी दादी को देखते हुए, अपनी सिस्टर्स को देखते हुए, या फिर कहीं पर भी वो क्लासेस लगाते हैं उनको देखते हुए ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं तो अब उनकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है और फिर उसके बाद में वो अप्लाई करते हैं। तो लर्नर जो है वो कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। अब लर्नर की जो नेचर है वो कैसी होगी? लर्नर जो होगा वो एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा। लर्नर लर्न करेगा डूइंग, मतलब लर्निंग बाय डूइंग से। आपको तो मालूम ही है कि ये जो कंसेप्ट है वो इतना पावरफुल है। लर्निंग बाय डूइंग जो इतना पावरफुल है, जो एक्टिविटी बेस्ड होता है कि जब तक आप कुछ करके नहीं देखेंगे तब तक आप वो चीज नहीं सीखेंगे। इसीलिए बच्चों को प्रोजेक्ट घर से करने के लिए दिए जाते हैं ताकि बच्चा खुद से उन प्रोजेक्ट्स को करे, खुद उन चीजों को देखे, सीखे। मेरे छोटे वाले बेटे को तो डिफरेंट डिफरेंट जो ये दालें होती हैं, अनाज होते हैं, उनको स्कूल्स में लाने के लिए कहा गया था ताकि बच्चे जब
प्लेट में बना बनाया खाना आ जाता है तो उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या खा रहे होते हैं। इसीलिए अलग अलग चीजों को देख करके वो ऑब्जर्व कर सके कि ये राइस ऐसा होता है, राजमा ऐसा होता है, दालें ऐसी होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कलर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज करके वो देखते हैं ब्लू कलर कौन सा होगा, रेड कलर कौन सा होगा। इसीलिए उनके स्कूल्स में वॉल को पूरी तरीके से डेकोरेट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, ताकि वो उनको ऑब्जर्व कर सकें, एक्टिव रहें, उन हर जगह जहां जहां वो खड़े हों वहां कुछ ना कुछ उसको लर्निंग हो रही हो। इस तरीके का एनवायरनमेंट आजकल स्कूल को बना दिया गया है। उनका करिकुलम कुछ इस तरीके का डिजाइन कर दिया गया है ताकि हर जगह से वो सीख सकेंगे। अब आप सोचिए कि एक लर्नर पैसिव होगा क्या? अगर पैसिव अगर होगा तो वो लेक्चर मेथड कहीं ना कहीं जाकर अटेंड कर रहा होगा, जो आज के टाइम पर लगभग खत्म हो चुके हैं। लेक्चर मेथड में क्या होगा, टीचर पढ़ा रहा होगा और बच्चा पैसिव होकर के सिर्फ आंखें खोलकर सुन रहा होगा, उसे समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि वो क्या पढ़ रहा है। लेकिन जो बच्चा लर्नर होगा, जो सीखने में इंटरेस्टेड होगा ना, वो कभी भी पैसिव नहीं होगा, हमेशा एक्टिव होगा। और उसका एक्टिवेशन किस चीज से जाहिर होगा? वो क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आप कोई चीज अच्छे से सुन रहे हैं तो आप क्वेश्चन आंसर्स जरूर पुट करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो चीजें जन्म लेती हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो वो क्वेश्चंस आप उन सबसे पूछते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज लर्निंग? अब लर्निंग क्या होती है? लर्नर ऑब्जर्व करता है, थिंक करता है, क्वेश्चन पूछता है, कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज। हर लर्नर अलग अलग होता है। हर लर्नर जो होता है अलग अलग तरीके से सीखता है। हो सकता है कि किसी की पावरफुल इमेजिनेशन हो, ऑब्जर्वेशन पावरफुल हो, तो वो बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेता है। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे होंगे जो धीमी गति से लर्न करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो लर्न नहीं करते हैं, डम कोई नहीं होता है। तो हर एक चीज को सीखने का तरीका, उसको एब्जॉर्ब करने का तरीका, इम्बाइब करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इसीलिए सारे लर्नर्स की जो रेट ऑफ लर्निंग होती है वो डिफरेंट होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि लर्निंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक नॉर्मल सी चीज है जो जन्म लेने से मृत्यु तक हम हमारी लाइफ में कंटिन्यू करते हैं, लर्न करते हैं। हम हर चीज से तो लर्न कर रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझसे लर्न कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी, नाना नानी की कहानियों से लर्न कर रहे हैं। आप ऑफिस में जाते हैं, अपने बॉस को देखते हैं, कलीग्स को देखते हैं, उन चीजों से आप ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये भी तो एक लर्निंग है। आप प्रकृति से देख रहे हैं, हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। तो एक जनरल टॉपिक है जो आपको आता है, लेकिन उसको एक करेक्ट वर्ड्स में डिफाइन करना जरूरी होता है। कभी कभी हमें बहुत सारी चीजें आती हैं पर हमें उनके लिए परफेक्ट वर्ड्स नहीं मिलते जिन्हें हम डिफाइन कर सकें। इसीलिए इनकी कुछ डेफिनेशंस बनाई गई हैं। जैसे अब एक लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वो कॉन्टिन्यूअस होगी। भाई स्टडी तो एक टाइम बाद में रुक जाती है। आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, शादी हो गई, उस वक्त उसके बाद आप जॉब करना शुरू करेंगे तो आपकी स्टडी रुक गई है। लेकिन क्या आपकी लर्निंग रुक गई है? जी नहीं। टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आपकी जो लर्निंग है वो चल रही है और चलती रहेगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। देखो बिना गोल के इंसान जिंदगी जी रहा होता है तो वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। तो लाइफ में गोल का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप स्टडीज में होते हैं, पढ़ाई में होते हैं, तब तक आपका गोल होता है हमें इसके बाद ये क्लास में जाना है, इसकी पढ़ाई करनी है, अब ये करना है, अब वो करना है। जब जॉब में जाते हैं तो आपका गोल होता है हमें प्रमोशन लेना है, हमें और आगे की सीढ़ी चढ़ना है। उसके बाद में आपका गोल होता है कि भैया हमें अब हमारे पेंशन की व्यवस्था करनी है, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीजों का गोल होता है। तो लाइफ के अंदर अचीवमेंट करने के लिए एक गोल का होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में इंडिविजुअल, ईच लर्नर लर्न्स डिफरेंटली। ये मैंने आपको बता ही दिया है। सबकी लर्निंग की जो रेट होती है वो अलग होती है, सबकी इमेजिनेशन पावर अलग होती है, ऑब्जर्वेशन पावर अलग होती है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। चलिए एक्टिव होता है और कंस्ट्रक्टिव होगा। ये भी मैंने आपको बताया कि भैया जो बच्चा लर्नर होगा, जो अच्छा लर्निंग करना चाहेगा, वो कभी भी पैसिव नहीं होगा, वो एक्टिव होगा। और एक्टिव होने के साथ वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का उसकी आदत होगी। वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, कहीं से भी कंस्ट्रक्ट कर लेगा, वो अपने बड़े भाई से कंस्ट्रक्ट कर लेगा, वो हर एक चीज से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। शुरू शुरू में जब आप कोई काम करते हैं तो वो खराब होता है, 90% चांस होते हैं कि वो खराब होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। पर
वो चीज अगर खराब हुई और आपने दोबारा ट्राई नहीं की तो उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जीरो हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज में परफेक्ट होने के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी होता है। देखो किताबी दो इंसान है, एक ने किताबी ज्ञान किसी भी चीज को लेकर के बहुत अच्छे से कर लिया, जैसे सपोज कीजिए किसी को ड्राइव करनी है तो किसी एक ने तो भैया पूरी किताबें पढ़ ली, क्या होता है ड्राइव कैसे करते हैं, यूट्यूब वीडियो देख लिया, सब कुछ देख लिया। और दूसरा इंसान ये है जो बचपन से एक्सपीरियंस लेता हुआ आया है कि ड्राइव करना है, उसने उसके बारे में ना कुछ पढ़ा ना कुछ सीखा, क्लच क्या होता है क्या नहीं होता है, ना यूट्यूब वीडियोस देखे, बस उसने एक्सपीरियंस लिया। तो आप खुद सोचिए कि किसकी पावरफुल क्षमता होगी। ऑब्वियस ही जिसने एक्सपीरियंस लिया है। इसीलिए आज हर एक चीज के लिए एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन को मांगा जाता है ताकि उनके काम में कोई रुकावट नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने तरह की होती है? देखो तीन चीजें होती है हमारे लाइफ में। पहला होता है कॉग्निटिव जिसमें हमारा दिमाग काम करता है, दूसरा होता है अफेक्टिव जहां पर हमारे इमोशंस काम करते हैं, और तीसरे होते हैं हमारे हाथ पैर साइकोमोटर जिसमें हमारे हाथ पैर काम करते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर के एक इंसान को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रेसिव बनाती हैं। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप पा नहीं सकते। बात करेंगे कॉग्निटिव लर्निंग की कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है। ये नॉलेज बेस होती है, जितना नॉलेज आप ब्रेन के थ्रू अपने आसपास की चीजों से, क्लास से, स्टडीज से, सिलेबस से, लर्निंग से प्राप्त करते हैं वो आपकी नॉलेज होती है। और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका, लर्निंग रिलेटेड टू थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब फोकसेस ऑन मेंटल एबिलिटीज हेड डोमेन एक्सप्लेन्ड डीपली बाय जीन पियाजे। ठीक है ना। अब देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात जहां आती है जीन पियाजे आ जाते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा सबसे पहले अपने ब्रेन से सोचना शुरू करता है। लैंग्वेज पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, रिवीजन हो चुका है आपका, ठीक है। उसमें वो बोलते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि भाई लर्निंग कैसे होगी, कॉग्निटिव माइंड से लर्निंग कैसे होगी, वो अंडरस्टैंड करना सीखेगा चीजों को। हर बच्चा पेट से सीखकर जन्म नहीं लेता है, वो बाहर की एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट से चीजें सीखता है, और जब वो सीखता है तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसकी रीजनिंग पावर डेवलप होती है और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता आ जाती है। पहले वो चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करता था, ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होता था, फिर धीरे धीरे चीजों को जब सॉल्व करना शुरू किया तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता आ जाती है। तभी तो बच्चा धीरे 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 चीजों को ऑटोमेटिकली अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से इंक्रीज करता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। पहले बच्चे को ए आ ई ई बोलना नहीं आता था, बच्चा पूरा सेंटेंस बना लेता है, चीजों को सॉल्व कर लेता है। ये सारी चीजें कहाँ से डेवलप होती हैं? आपके कॉग्निटिव माइंड से डेवलप होती हैं। जीन पियाजे को याद रखिएगा, कॉग्निटिव माइंड की जब भी बात आती है जीन पियाजे का नाम आता है। आगे चलते हैं। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें आप याद कर लीजिए कि पेपर में अगर दिखाई दे ये वर्ड्स तो समझ लीजिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। जैसे रिमेंबर करना, रिमेंबर कहाँ से करोगे आप? चीजों का रट्टाफिकेशन कहाँ से करोगे? मेमोराइजेशन कहाँ से करोगे? ब्रेन से करोगे। अंडरस्टैंड कहाँ से करोगे? चीजों को समझने की क्षमता कहाँ से होगी? ब्रेन में होगी। अप्लाई कहाँ से करोगे? अप्लाई कहाँ से करोगे? उस नॉलेज को जब आप गेन कर लोगे तो उसको अप्लाई करोगे, एनालाइज करोगे, उसको ब्रेक करोगे, उसको टुकड़ों में जानोगे उसके बारे में, उसके बाद में उसको इवेल्युएट जज करने की कोशिश करोगे कि हर एक हिस्सा क्या बताता है, और उसके बाद में आपके माइंड के अंदर नए आइडियाज जो हैं वो जन्म लेंगे। और इन सारे वर्ड्स को अपने ये माइंड में बिठा लीजिए ताकि क्या होगा, आपको जब भी ये शब्द दिखाई दे तो तुरंत आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लगा सकें। एग्जाम्पल क्या होगा? मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, और राइटिंग आंसर्स इन एग्जाम। कोई भी देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे आज के टाइम पर एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो आपकी नॉलेज बेस पर डिपेंडेंट होते हैं। वो पहले आपने नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन नॉलेज के हिसाब से आपको एट द राइट मोमेंट ऑब्जर्व करके सोच के उनको आंसर्स लिखना होता है। और जो बेटर लिख सकता है, बेटर अरेंज कर सकता है उन वर्ड्स को, इवन मेरा जो बड़ा बेटा है अभी 5th क्लास में है, फिर भी उसके लिए ऐसे ना क्वेश्चंस आते हैं, सोचो और लिखो, जो कि उसकी चैप्टर से रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं कि आपको अगर ये काम करने को दिया होता तो आप कैसे करते, आप अपने फ्रेंड्स के हेल्प करना चाहते तो कैसे करते। तो ये एक कॉग्निटिव माइंड को डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें
की जाती हैं। आगे चलते हैं, अफेक्टिव लर्निंग। अफेक्ट, जो चीजें आपको अफेक्ट करती हैं, रुलाती हैं, हंसाती हैं, आपके दिल को महसूस कराना सिखाती हैं, उसको बोला जाता है अफेक्टिव लर्निंग। जो आपके इमोशंस से रिलेटेड होती हैं, जो आपकी वैल्यूज, आपके एटीट्यूड, आपकी फीलिंग्स पर जोर देती है। देखो, एक इंसान को सिर्फ नॉलेजेबल होना जरूरी नहीं होता, अगर उसके अंदर इमोशंस नहीं है तो वो बेटर अप्लाई किसी भी चीज को नहीं कर पाएगा। तो उसके अंदर इमोशंस का होना बहुत जरूरी होता है, और इमोशन जो है वो हमारा हार्ट संभालता है। कॉग्निटिव माइंड हमारा हेड संभालता है और इमोशंस हमारे हार्ट संभालते हैं। उसमें आता है कि जब आप मतलब लर्न कर लेते हो चीजों को, तो आपका एटीट्यूड किस तरीके से चेंज होता है, आप कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन से नॉर्म्स को अपने बॉडी में इनवाइब करते हो, उनको किस तरीके से अप्लाई करते हो, ये सारी चीजें, इमोशंस, आपके किसी को देख करके उसकी हेल्प करना, किसी की मदद करना, किसी के प्रोजेक्ट में हेल्प करना, तो ये सारी चीजें बच्चों में शुरू से डेवलप होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉग्निटिव माइंड डेवलप कर लिया और आप परफेक्ट बन गए। नो नो, आपके अंदर इमोशंस का होना बहुत जरूरी होता है। देखो, इसके लेवल्स याद कर लो। सबसे पहला होता है रिसीविंग। सबसे पहले आप रिसीव करोगे, किसी भी चीज को आप रिसीव करोगे, रिसीव मतलब अटेंशन दोगे किसी चीज पर। उसके बाद में जब आपने उस चीज को रिसीव कर लिया, तो आप उसको रिसीव करने के बाद में रिस्पॉन्ड करोगे। आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे कि भैया ये क्या चीज मेरे पास आ गई है। अगर आपको लगेगा कि ये वैल्यूएबल है मेरे लिए, तो आप उसकी वैल्यू करोगे, उसकी इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश करोगे, और उसके बाद में आप उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करोगे, प्रायोरिटीज को सेट करने की कोशिश करोगे। और जब आप किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज कर लोगे, तो आप कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश करोगे उस चीज की। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो आप क्या करोगे, कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, एज अ इमोशन, एज अ फीलिंग उस चीज को प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, किसी भी चीज को, किसी के भी, सपोज करो कोई इंसान परेशान है, तो आपने उसकी उस प्रॉब्लम को जानने के लिए सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में उसको रिस्पॉन्ड किया, भैया दुखी मत हो, मैं तेरी मदद करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, फिर उसके बाद में आपने देखा कि भैया इसकी प्रॉब्लम क्या है, आपने उसको वैल्यू करने की कोशिश की कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, क्या इम्पोर्टेंस रखती है इसकी प्रॉब्लम्स मेरे लिए। भाई उसके लिए गहरा नाता भी होना चाहिए, फीलिंग, इमोशंस भी होने चाहिए ना। सब आपका दोस्त जो है वो, सपोज कीजिए शेयर मार्केट में कर्जे में डूब गया है, उसका पैसा सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिसीव करेंगे, उसके इमोशंस को रिसीव करेंगे। इमोशन होना चाहिए ना उसके लिए, पहले आप में अफेक्टिंग नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर। रिसीव करने के बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे, भैया तू दुखी मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, जितना होगा मैं उसकी मदद करूंगा। फिर घर जाकर सोचेंगे, यार मैं बोलकर तो आ गया, पर वैल्यू तो करके देखता हूँ, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। और वैल्यू करने के बाद में आप उसको एनालाइज करोगे, आपने देखोगे कि भैया मेरे पास में क्या इतना पैसा है जो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, या फिर बोलने से काम चल जाएगा। तो फिर एनालाइज करोगे अपनी चीजों को, एनालाइज करने के बाद में उसको कैरेक्टराइजेशन करोगे, ताकि आप उसकी जा करके मदद कर सको। तो ये सारा होते हैं लेवल्स, इनको याद कर लीजिए। आरआरवी ओसी से, आरआरवी ओसी, आरआरवी तो आप जानते ही है ना, एक इंडियन क्रिकेट टीम है, ऐसे याद कर लीजिए, आरआरवी ओसी, इमोशन से बनी हुई है ये टीम। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, रिस्पेक्ट करोगे आप टीचर की, डेवलपिंग हॉनेस्टी एंड शोइंग एम्पैथी, मतलब जितने भी आपके इमोशन से रिलेटेड चीजें हैं वो सब कुछ डेवलप होंगी इसके अंदर। एम्पैथी भी वही होती है, किसी के दुख के अंदर खुद को दुख महसूस करना। सेम सिंपैथी और एम्पैथी में काफी डिफरेंस होता है। सिंपैथी होता है कि हाँ ठीक है, आप गए उसके पास में, उसको इमोशनली सपोर्ट कर दिया और घर पर वापस आ गए, ठीक है ना। तो उसके बाद में एम्पैथी होती है, वो जब आप किसी अपने को दुख में देखते हो, तो आप खुद उसके दुख को महसूस करने लगते हो, खुद वही लाइफ जीने लगते हो। और ऑनेस्टी वो होती है जो हर एक चीज के अंदर आपको आपकी वैल्यूज को याद दिलाती है, एनालाइज करने की कोशिश करती है, और रेस्पेक्ट देना, ये सारी चीजें जो है वो अफेक्टिंग में आएंगी। तीसरा होता है साइकोमोटर। साइकोमोटर बेसिकली आपके स्किल से रिलेटेड होती हैं। इसका मतलब होता है कि फिजिकली आप कितने फिट हैं, कितने एक्शंस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर, जिसमें हैंड्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो 3H यहाँ पर इन्वॉल्व है, हेड, हार्ट एंड हैंड। याद रखिएगा, हेड है कॉग्निटिव, हार्ट है आपका अफेक्टिव, और हैंड है आपके साइकोमोटर। ये सारी चीजें साइकोमोटर में आती हैं। अब देखो इसके लेवल याद कर लो। सबसे पहले क्या करोगे, इमिटेशन करोगे, कॉपी करोगे,
भाई एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, जिम जाते हो आप, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, हमें कुछ भी नहीं करना, हम जिम जाते हैं तो सबसे पहले ट्रेनर को देखते हैं, या फिर जुम्बा सिखाने वाला होता है तो सबसे पहले ट्रेनर को देखते हैं वो क्या कर रहा है, उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कॉपी करने के बाद में हम उसको प्रैक्टिस करते हैं घर पे आकर के, कल भी जाकर हमको वही करना है, तो हम उसको जाकर के प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद में हम प्रिसीजन करते हैं, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी लाने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ कोई गलती नहीं होनी है। एक वीक बाद हमारा परफॉर्मेंस है लाखों लोगों के सामने, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो हम प्रिसीजन करने की कोशिश करते हैं। और जब प्रिसीजन हो जाता है तो हमारे अंदर वो हैबिट हो जाती है, हैबिट डेवलप हो जाती है। अब लाखों लोग क्या, करोड़ों लोगों के सामने भी वो परफॉर्मेंस करवा लो, हम रुकेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जिम में जाकर के इमिटेट किया, ट्रेनर को देखा, जुम्बा क्लास टीचर को देखा वो क्या कर रहा है। उसके बाद में घर पर आकर हमने उसकी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद प्रिसीजन किया कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में हमने क्या किया, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली हमारी वो हैबिट बन गई। इजी था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, राइटिंग ले लो, ड्राइंग ले लो, प्लेइंग स्पोर्ट्स ले लो, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। राइटिंग, आप अपनी राइटिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद में आपके अंदर वो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी लर्निंग को। ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, जस्ट सुनकर के माइंड में इन्वाइव कीजिएगा। इंटरेस्ट, अगर आपको किसी चीज को लर्न करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको कभी भी लर्न नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मोटिवेशन होना जरूरी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपका उसके लिए होना बहुत जरूरी है लर्न करने के लिए। उसके बाद इंटेलिजेंस भी डिपेंड करती है कि एक बच्चे को उसकी क्षमताओं के हिसाब से ही लर्न कराया जा सकता है, और उसके लिए आपकी हेल्थ भी आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद में टीचर्स फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ये तो हो गया आपका खुद के फैक्टर। अब टीचर के फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करेंगे कि टीचिंग मेथड्स की, वो टीचर जब आप टीचर बनकर क्लासरूम में जाएंगे तो ऐसे कौन से मेथड्स यूज लेंगे जो इंक्लूसिव एजुकेशन में एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन बन करके उतरे, मतलब हर एक बच्चे को वो चीजें समझ में आए, डील कर सके, और अच्छे से आपके जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप क्लासरूम में जाएं तो बच्चों के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करें कि बच्चा आपको रोल मॉडल माने, और साथ में अपनी कम्युनिकेशन को आपकी कम्युनिकेशन के हिसाब से बेहतर बनाने की कोशिश करे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को समझा रहे होते हैं सामने वाले को, तो वो एक अच्छे से उसे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। अगर आप एक सड़ू इंसान हैं, आप एक कड़वे इंसान हैं, तो यकीन मानिए कि क्लासरूम में जाकर के आप किसी का भला नहीं करेंगे। सारे बच्चे आपसे डरेंगे, सोचेंगे कि आज ये सर नहीं आते तो ज्यादा अच्छा होता। तो इसके लिए हमको हमारा बिहेवियर अच्छा बनाना होगा, प्रैक्टिकल बनाना होगा, खुशनुमा बनाना होगा, ताकि बच्चे मधुमक्खी के छत्ते की तरह आपके चारों तरफ चिपकते रहें, ठीक है। उसके बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, पीयर ग्रुप हो गया। फैमिली बैकग्राउंड बहुत मतलब रखता है। अक्सर बोला जाता है कि एजुकेशन के अंदर जो है वो ये जो इकोनॉमिकली जो बच्चे होते हैं उनका जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली फर्क पड़ता है। जिनका स्टेटस अच्छा होता है वो अपने बच्चों को हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स में भेजते हैं, जहाँ पर वैल्यूज भी उसी हिसाब से दी जाती हैं। लेकिन जिनका स्टैंडर्ड लो होता है, ये बंजारे लोग जो घूमते फिरते रहते हैं, नॉर्मल एजुकेशन जो गवर्नमेंट के जो एजुकेशन जैसे ईएमआरएस का मॉडल बनने वाला है, तो ईएमआरएस में क्या है, एकलव्य मॉडल बन रहा है, जिसमें उस प्रजाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है जिनको आर्थिक समस्या है, जिनको रहने के लिए घर तक नहीं है, मतलब कुछ ऐसे बच्चे जिनको कभी दो वक्त की रोटी के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो उनको सिर्फ एक बेसिक एजुकेशन मिल जाए ना, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक बेसिक एजुकेशन लेना और एक स्टैंडर्ड एजुकेशन लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इकोनॉमी, फैमिली बैकग्राउंड बहुत बहुत इफेक्ट करता है चीजों की। क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी वैसा ही होगा। एक प्राइवेट स्कूल में आप जाकर के देखोगे तो देखोगे कि क्या मतलब वेंटिलाइज्ड क्लासरूम है, एसी रूम्स हैं, वो 3D, ये जो यूट्यूब पर आप पढ़ते हो उसमें क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड पर टीचिंग, इट्स ब्लैक बोर्ड पर
ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई उसका नाम, ठीक है ना। वो आजकल मेरे बच्चे खुद बोलते हैं कि मम्मा हमको स्कूल के अंदर ना टीवी में पढ़ाया जाता है, तो फिर हम घर पर भी आकर देखते हैं तो हमें सब वही नहीं पढ़ना होता, हम बोर हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों के लिए वो सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं। पीयर ग्रुप भी वैसा ही होना चाहिए, जिस तरह के माहौल में बच्चा जैसे बच्चों के साथ में पढ़ेगा वो वैसी ही चीजें सीखेगा। उसके बाद में टीचर रोल ऑफ लर्निंग। टीचर का क्या रोल है? सबसे ज्यादा रोल ही टीचर का होता है, क्या है? फैसिलिटेटर। ये वर्ड को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटी देगा, बच्चे को डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता, कुछ नहीं बोल सकता। बच्चे को केंद्र में रखना है, उसके चारों तरफ घूमना है, उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना है, उसे जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से पढ़ाना है। मोटिवेटर होने चाहिए आप, उसको मोटिवेट कर सको लाइफ में तुम्हें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, इस चीज के लिए आप उसको मोटिवेट कर सको। उसके बाद में आपका पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। सीधी सी बात है, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी तो आप बच्चे को जाकर के पॉजिटिव चीजें नहीं सिखा पाएंगे। अब देखो, आज की जो मॉडर्न कंसेप्ट है लर्निंग की, वो क्या कहती है? वो कहती है कि आज जो है वो शिक्षा लर्नर सेंटर्ड होती है। लर्निंग आज की बच्चे के चारों तरफ घूमती है, लर्नर सेंटर्ड होती है वो। पुरानी कंसेप्ट क्या थी? टीचर सेंटर थी, जहाँ टीचर आता था, लेक्चर देता था, बच्चों को पैसिव बनाकर चला जाता था। लेकिन आज के टाइम पर बच्चा एक्टिव होना चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, प्लेइंग मेथड हो गया, और एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, न जाने कितने मेथड्स हैं जिनको यूज में लिया जाता है। मैक्सिम्स है, नोन टू अननोन जाना, और इंडक्टिव मेथड्स है, और उसके बाद में क्रिएटिविटी है, ये सारी चीजें यूज में ली जाती हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट कहती है कि लर्नर सेंटर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिविज्म कोर कंसेप्ट क्या होती है कि मॉडर्न लर्निंग इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। लर्नर्स बिल्ड देयर ओन नॉलेज। लर्निंग का मतलब होता है एक्टिव प्लस मीनिंगफुल प्रोसेस। सीधी सी बात है, नॉर्मल क्या है कि आज के टाइम पर रियल लाइफ अनुभव उन्हें दिया जाता है, तो बच्चा अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। उसे पता चलता है कि हम जो लर्न कर रहे हैं उसका अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ कर सकते हैं, वो मीनिंगफुल कहाँ पर होगी, कहाँ पर वो एक्टिव होगी। ये सारी नॉलेज जो है वो बच्चे को खुद ब खुद आने लग जाती है। और कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो जीन प्याजे और वाइगोस्की ने इसके बारे में बात की थी। उन्होंने, जीन प्याजे ने बोला था कि हर बच्चा साइंटिस्ट होता है, लिटिल साइंटिस्ट होता है, जो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। जबकि लेव वाइगोस्की ने बोला था कि जितना बच्चा समाज में रहेगा, सोशल इंटरेक्शन के बीच में रहेगा, उतना बच्चा डेवलप होगा। अब इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। इंस्टीड ऑफ टेलिंग आंसर्स, टीचर आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट डिस्कवर आंसर। अब आज के टाइम पर क्या बताया गया है कि भैया क्वेश्चन पूछने के बाद में आपको सीधा आंसर नहीं बताना है, बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं और उनको बोलना है कि घर पर जाकर ढूंढ करके लेकर आओ। पहले आप ढूंढो, नहीं आता तो मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? उसने दिया था ना, लर्निंग बाय कंसेप्ट का दुबे दुबे ने दिया था ना। हाँ, डूइंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। लर्निंग जो है वो सबसे बेस्ट चीज होती है कि जब आप कोई चीज करना चाहते हो तो आपको सीख करके, उसको करके ही आप कर सकते हो। जैसे सिर्फ देखने से या ऑब्जर्व करने से चीजें नहीं होती हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो काम आपको खुद से करना होगा। जब आप खुद से उस काम को कर लेते हैं तो वो काम आपके लिए इतना इजी हो जाता है कि आप सामने वाले को भी ये बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। एक्टिविटी बेस्ड हो सकती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो सकती है, प्रोजेक्ट मेथड। इन तीनों के ही अंदर क्या किया जाता है? बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, घर पे जाकर प्रोजेक्ट बनाओ और फिर लेकर के आओ। उसके बाद में एक्टिविटी बेस्ड बच्चे, आजकल जो प्ले ग्रुप होता है उन सब के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तो हम पूरे चैप्टर में ही बात करते आ रहे हैं कि एक्सपीरियंस अगर बच्चे को होगा किसी भी चीज का तो वो उसको नॉर्मली सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे साइंस के अंदर हमको एक्टिविटी प्रोजेक्ट करने होते हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग काम आती है। उसके बाद में रोल प्ले, तरह तरह के रोल दे दिए जाते हैं बच्चे को, जिससे कि वो उन कैरेक्टर्स के बारे में सीखते हैं, उन्हें वैल्यू पता चलती है उनकी। उसके बाद में वो उसको अप्लाई करना सीखते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर बच्चा जब 4 बच्चों को बोलता हुआ देखता है तो उसका मन करता है कि यार मैं भी इन लोगों के बीच में बोलूं, अपने थॉट्स को उजागर करूं, तो उनके अंदर बोलने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। उसके बाद में रोल ऑफ लर्नर इन मॉडर्न लर्निंग, तो एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए। लर्नर का भी तो कोई काम है,
सारा काम टीचर तो नहीं करेगा ना, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बच्चे में पार्टिसिपेशन की क्षमता होनी चाहिए, पूरे क्लासरूम पार्टिसिपेशन के लिए डिमोटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए, थिंकर होना चाहिए, एक्सप्लोरर होना चाहिए, लर्नर बिकम सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये तो है ही, सीधी सी बात शुरू से की गई है कि भाई लर्नर को क्या करना है, सेंटर बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की पहचान अलग होती है, करने की कार्य क्षमता अलग होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होती है, जो मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं, वो हर बच्चे के हिसाब से सजेस्ट किए जाते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ बच्चे एक मेथड को अच्छे से समझ रहे हैं तो दूसरे बच्चे उस मेथड को इजीली समझ सकें, ऐसा नहीं होता है। तो एवरी लर्नर इज डिफरेंट, टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, टीचिंग होनी चाहिए, अडेप्टिव होनी चाहिए और इंक्लूसिव होनी चाहिए। इन सब के बारे में हम बातें कर चुके हैं। अब रोल ऑफ लर्नर इन मॉडर्न लर्निंग, लर्नर का क्या रोल है, साइंस एक्सपेरिमेंट, रोल प्ले और ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में भी हमने बात कर ली है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी का आज देखो स्मार्ट क्लासेस होती हैं, आजकल डिजिटल बोर्ड, में ये वर्ड भूल गई थी, डिजिटल बोर्ड यूज किए जाते हैं यूट्यूब पर, आजकल सब पढ़ाते हैं। मैं भी एक दिन यूज करूंगी डिजिटल बोर्ड, जिसमें मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाऊंगी। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। तो आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस लग रही हैं, ऑनलाइन लर्निंग्स हो रही है, डिजिटल टूल्स यूज में लिए जा रहे हैं, बच्चे उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटरेक्ट करना सीख रहे हैं, बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग हो गया है, नई नई टेक्नोलॉजीज को देखना, यूज करना उनको इंटरेस्ट जगाता है, असेसिबल हो गई है, वो खुद भी आजकल करने लगे हैं। उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस और होलिस्टिक लर्निंग क्या होती है, होलिस्टिक लर्निंग वो होती है आपका चहुमुखी विकास, मतलब आप चारों तरफ से आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों ही चीजें अच्छे तरीके से 360 डिग्री डेवलप हो, उसमें नॉलेज आ जाएगी, स्किल्स आ जाएंगी और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद में देखो पूरा चैप्टर कवर हो चुका है, बहुत इजी था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की कि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मॉडर्न लर्निंग क्या होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, बच्चे को बीच में बिठा करके आपको उसके चारों तरफ घूमना है, उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड होती है, ब्रेन थिंकिंग पर बेस्ड होती है, नॉलेज पर बेस्ड होती है। उसके बाद में टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होना चाहिए, फैसिलिटी देने वाला होना चाहिए, एज अ गाइड होना चाहिए, और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर क्या किया गया है, ध्यान दिया गया है। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर मेरी तरफ से कोई कमी रह रही है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि किन चीजों को मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ और किस तरह की लर्निंग आप मुझसे चाहते हैं। तो कंटिन्यू सेशंस रहेंगे, एक दो दिन का गैप हो गया था और मैं नोट्स तैयार कर रही थी, लेकिन मेरा लैपटॉप खराब हो जाने की वजह से ना वो नोट्स जो है वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मेरा जैसे ही लैपटॉप आ जाता है मेरे पास में, वो आधे से ज्यादा नोट्स तो बन चुके हैं, बस कुछ पार्टी है जो रह गया है, तो मैं जल्दी कोशिश करूंगी पूरा करने की, लेकिन आपसे सपोर्ट जरूर चाहूंगी। प्लीज इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए और न्यू न्यू चीजें आपको इसमें देखने को मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में।